Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study about language 1 in CTET paper. First of all, I would like to tell you कि यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा confusion होती है कि हम कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें लैंग्वेज 1 के लिए और कौन सी लैंग्वेज हम चूज़ करें लैंग्वेज 2 के लिए। तो सीटेट पेपर में क्या होता है कि अगर आप जिस भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो उसके लिए आप लैंग्वेज 1 चूज़ करें और जिसमें आप थोड़े से वीक हैं उसके लिए आप लैंग्वेज 2 यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज 1 में हिंदी भी चूज़ करते हैं क्योंकि उनको वो ईजी लगता है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश ईजी लगता है और इसीलिए वो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगी वो लैंग्वेज 1 जिन्होंने इंग्लिश को चूज़ किया है उनके लिए है। ओके, यूजुअली हम इंग्लिश ही चूज़ करते हैं लैंग्वेज 1 में क्योंकि हमें जो हिंदी है वो इतने अच्छे से नहीं आती है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा और डीप में क्वेश्चंस पूछे होते हैं। हिंदी हम बोलने को तो हमें बहुत नॉर्मली अच्छे से आती है, बट अगर आप उसमें से ग्रामेटिकल वे में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो शायद आप भी उसके आंसर्स नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लैंग्वेज 1 में मैं एडवाइस करूँगी कि आप इंग्लिश को ही लें। ओके, सो जो हमारा पेपर होता है लैंग्वेज 1 का उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में 15 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि रीडिंग अनसीन पैसेजेस होते हैं। 2 पैसेजेस हमें गिवन होते हैं, इसमें एक प्रोज होते हैं या फिर ड्रामा और एक पोएम होती है जिस पे बेस हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनको हमें आंसर करना होता है। और उसमें हमारे ग्रामर के क्वेश्चंस भी होते हैं, वर्बल एबिलिटीज भी उसमें हमारी जज की जाती है, तो उसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। और बी पार्ट में हमारे पैडागॉजी लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि जो हमारे पैडागॉजी में हमने पढ़े थे, इन द सेंस कि जो हमारी पहली वाली वीडियोस हैं उनमें जो आपको पढ़ाया गया अगर वो आपको ठीक से समझ आया है तो ही आप इन नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। सो आइए देखते हैं, ये 2018 दिसंबर का सीटेट पेपर है जो कि सेट आई, यहाँ पर आई है सेट का कोड या लैंग्वेज 1 में जिसमें हमने इंग्लिश ली है। तो ये जो आप पैसेज है आप इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं जिसमें कि बताया गया कि कैसल्स कैसे डिज़ाइन होती थी और कब और कहाँ पर ये डेवलप हुई हैं और क्या अब उनका यूज़ होता था और अब प्रेजेंट डे में उनका क्या यूज़ होता है, वो किस तरीके से बनाई जाती थी, किस पर्पज़ के लिए बनाई जाती थी, ये उसके बारे में है। अब यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं आपको पहले उनका मीनिंग बता देती हूँ, जैसे कि वेल फोर्टिफाइड, पिनेकल, फैसिनेशन, फील्डम, और इनके मीनिंग है वेल फोर्टिफाइड मीन्स हैविंग बीन मेड डिफेंसिबल, मतलब यहाँ पर कैसल के बारे में बताया जा रहा है कि जो कैसल्स बनती थी वो डिफेंस के लिए बनाई जाती थी और उनको ऐसे बनाया जाता था कि उनको डिफेंस के लिए यूज किया जा सके। पिनेकल मीन्स मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, द कल्मिनेशन, सबसे ऊंचा पॉइंट जिसे हम कहते हैं, तो सबसे ऊंचे दर्जे का डिजाइन माना जाता था कैसल्स का। सो यहाँ पर ये वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि जो यूरोपियन कैसल्स होती थी वो बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। नेक्स्ट इज फैसिनेशन। फैसिनेशन मीन्स चार्म और अट्रैक्शन। सो आप यहाँ पर इसको कैसल के लिए ही यूज किया गया है कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती थी कैसल्स। एंड नेक्स्ट वर्ड इज फील्डम। फील्डम का मतलब है कि जो कैसल्स हैं वो एक ऐसे स्टेज के लिए यूज की जाती थी जहाँ से कि किसी ग्रुप को कोई अपने इंस्ट्रक्शंस दे सके या फिर वहां पर खड़े होकर उनको कंट्रोल कर सके अपनी प्रजा को। फर्दर दिस पैराग्राफ इज हियर। यहाँ पर भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के आपको मैं मीनिंग बता देती हूँ और यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अर्थ का मतलब भी सॉइल है। And the next difficult word is susceptible. Next difficult word is hurl. And the last difficult word is vestiges. यहाँ पर earth का मतलब soil है, susceptible का मतलब है likely to be influenced or harmed by a particular thing. क्योंकि बाद में हमारी कैसेस बनने लगी वो लक्कड़ की बनने लगी, इसीलिए वो ज़्यादा ससेप्टिबल थी, हाईली ससेप्टिबल थी, मतलब कि उसमें किसी को भी हार्म हो सकता था क्योंकि अगर हम उसमें कोई आग अगर फेंक देते हैं तो वो जल भी सकती थी। हर्ल मीन्स थ्रो, मतलब किसी चीज को फेंकना। वेस्टिजेस मीन्स अ ट्रेस ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट। सो अब जो कैसेस हमारी रह गई हैं वो अब सिर्फ एक रिमेम्बरेंस के नाम पर रह गई हैं, जो कि पहले जैसा पर्पस अब नहीं शो करती हैं, मतलब कि पहले की तरह उन कैसल्स को यूज नहीं किया जाता, अब उनको एज अ म्यूजियम यूज किया जाता है। तो
अब वो सिर्फ दिखावे के लिए ही रह गई हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में। तो 91 क्वेश्चन इसमें है, Which one of the following is not a function of castle as expressed in the passage? आपने पैसेज पढ़ लिया होगा अभी तक, तो इसमें से आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि आपको ये लगता है कि वो कैसल का पर्पस नहीं था, मतलब कैसल उस पर्पस से नहीं यूज होती थी। तो हमने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में पढ़ा कि वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव पर्पसेस के लिए भी यूज होती थी, और वो सिंबल ऑफ पावर भी सर्व करती थी, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल सेंटर्स हुआ करती थी मिडिवल इंग्लैंड में, ठीक है। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो नाइट्स हैं उनके और उनके हॉर्सेस के लिए बनी थी। तो ये जो ऑप्शन है ये इसका आंसर है कि ये वाला फंक्शन कैसल का कभी भी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन आइडिया इन पैराग्राफ 2। ओके, सो पैराग्राफ 2 में मेन आइडिया क्या था? It describes how and why William the Conqueror took control of England. No, ये आंसर नहीं है। It explains why castles were first built in England and the military purposes they served. तो पैराग्राफ 2 में अगर आप वापस जाके देखेंगे तो उसमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि इंग्लैंड में क्यों पहले कैसल्स बनाई गई और वो कैसे मिलिट्री पर्पस के लिए सर्व की गई। Okay, it shows how Norman lords were often scared and frequently retreated. तो ये तो गलत है, ये तो कहीं नहीं दिया हुआ। It details all the purposes that English castles served. No, ये भी नहीं दिया गया पैराग्राफ में। Okay, next question is, the original castles were first made from earth and timber because. तो जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ओरिजिनली जो हम कैसल्स बनाई गई थी वो किस चीज़ की बनाई गई थी? अर्थ की एंड टिम्बर की। ऐसा क्यों था कि वो अर्थ और टिम्बर मतलब कि सॉइल और टिम्बर से ही बनाई गई थी, किसी और चीज़ से क्यों नहीं बनाई गई थी? बिकॉज इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम एंड एनर्जी टू बिल्ड अ स्टोन कैसल। तो जो पहले की कैसल्स हैं उनको सॉइल और टिम्बर से ही बनाया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा अगर हम स्टोन से कैसल्स बनाते तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और टूल्स भी यूज़ होते जो कि उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें वो करेक्ट है, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। बिकॉज सेकंड में क्या लिखा है कि पीपल जो थे उनके दिमाग में नहीं आया कि स्टोन से भी कैसल बन सकती है। नो, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है हमारे कॉम्प्रिहेंशन में। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, पीपल डिड नॉट रियलाइज हाउ वीक वुडन कैसल्स वुड बी अगेंस्ट फायर। तो ये ऑप्शन भी नहीं हमारे लिए अप्रोप्रिएट, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं सोचा था लोगों ने। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि वुडन कैसल्स वर प्रिटियर देन डर्टी स्टोन कैसल्स। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर 93 क्वेश्चन। लेट्स कम टू 94 क्वेश्चन। वुडन कैसल्स वर कन्वर्टेड टू स्टोन कैसल्स एज। अब यहाँ पर एज का मतलब है क्यों। तो जो वुडन कैसल्स थी वो स्टोन में क्यों कन्वर्टेड हुई? वो इसलिए कन्वर्ट हुई क्योंकि स्टोन कैसल्स जो है वो बेटर डिफेंस देती थी वुड कैसल्स के कंपैरेटिवली। क्योंकि वुड कैसल तो देखो जल भी सकती है, लेकिन स्टोन जो है वो ना तो जल सकता है ना खराब हो सकता है, इसीलिए वो अच्छा डिफेंस साबित हुई और इसीलिए जो वुडन कैसल्स हैं उनको स्टोन कैसल्स में कन्वर्ट किया गया। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ वुडन कैसल्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड। ऐसा नहीं है, वुडन कैसल्स जल्दी बन जाती हैं। सेकंड ऑप्शन इज वुडन कैसल्स आर अनकंफर्टेबल। ऐसा नहीं है, वी कन्वर्टेड देम इनटू स्टोन कैसल बिकॉज of the defense purpose. And the fourth option is given that stone castles stay cooler in the summer. Cool और hot की बात तो इस comprehension में नहीं की गई है, तो ये option भी incorrect. So the correct option for 94th question is third. Stone castles offer better defense. Let's come to 95 question. Which one of the following best explains how gunpowder was the nemesis of traditional castles? Nemesis means कैसे वो जो गन पाउडर है एक अभिशाप की तरह उसने काम किया ट्रेडिशनल कैसल्स के लिए। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनल कैसल्स की बात करें तो वो यूजुअली बनी होती थी वुड से या फिर टिम्बर और सॉइल्स। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। सो cannons were able to knock down stone walls, so castles offered little protection. जब गन पाउडर का आविष्कार हुआ तब कैनन्स भी आ गई थी, मतलब जो तोपें होती हैं वो भी आ गई थी और उसकी वजह से क्या होता था, चाहे आपका जो कैसल है वो स्टोन का भी बना हो वो उसको नॉक डाउन कर देती थी, वो उसको गिरा देती थी। Okay, now look at the 96th question. Which one of the following titles would best describe the content of this passage?
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट टाइटल जो होगा वो थर्ड ऑप्शन है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैसल्स, द राइज एंड फॉल ऑफ कैसल्स इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिनियन। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ओपिनियन है। ओके, ओपिनियन होता है मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चाई हो, वो खाली एक ओपिनियन होता है, आपका एक तर्क होता है। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन, स्टोन इज मोर रेजिस्टेंस टू फायर देन वुड। ये फैक्ट है, ये ओपिनियन नहीं है कि जो स्टोन है वो वुड से ज़्यादा मजबूत होता है फायर रेजिस्टेंस के वो फायर से प्रोटेक्शन हो सकती है अगर स्टोन है तो। नेक्स्ट ऑप्शन इज विलियम द कॉन्करर बिल्ट द फर्स्ट कैसल इन इंग्लैंड। ये भी फैक्ट है, ये ओपिनियन नहीं है। थर्ड इज इट इज अनफॉर्चुनेट दैट कैसल नो लॉन्गर सर्व देयर ओरिजिनल पर्पसेस। तो यहाँ पर ये फैक्ट भी है और ओपिनियन भी है कि जो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि अब जो हमारी कैसल्स हैं उनका ओरिजिनल पर्पस नहीं रहा, वो खाली एक म्यूजियम की तरह यूज होते हैं। द फोर्थ वन इज कैसल्स वर यूज्ड एज ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। ये भी फैक्ट है। तो जो थर्ड ऑप्शन है इज द करेक्ट वन बिकॉज इसमें ओपिनियन भी है और ये फैक्ट भी है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 98, चूज अ वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच मींस ऑलमोस्ट द सेम एज द वर्ड वेस्टिजेस। ओके, यूज्ड इन द पास्ट। तो वेस्टिज हमने पहले ही पढ़ा था कि वेस्टिज का मतलब क्या होता है। तो जहाँ पर हमें किसी चीज़ का रिमाइंडर हो, ओके, किसी चीज़ की याद में हमने अगर कोई चीज़ को रखा हो तो उसको हम वेस्टिजेस कहते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर इज द करेक्ट आंसर। आउटस्कर्ट, फेरागो, क्रिएशन जो है वो वेस्टिजेस की मतलब नहीं है। नेक्स्ट, चूज अ वर्ड विच सर्व्स एज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल। तो यहाँ पर पिनेकल का हमें एंटोनिम मीन्स के अपोजिट वर्ड बताना है। तो पिनेकल हमने पढ़ा था अभी पीछे, जो सबसे ऊंचाई पर होता है, सबसे शिखर पर होता है, उसका मतलब होता है पिनेकल, और उसका अपोजिट क्या होगा, नादर। नादर मीन्स डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट। अगर हम बाकी वर्ड्स की बात करें, क्रेस्ट, अपेक्स, स्टीपल, ये सारे पिनेकल के ही सिनोनिम्स हैं, बट नादर इज द ओनली वन एंड द करेक्ट आंसर विच इज द एंटोनिम ऑफ पिनेकल। Let's come to the next part, and this is the poem, and it was given in 2018 December paper. This poem is actually of William Blake, and this is from the Songs of Innocence, and The Little Black Boy is the name of the poem. So you can pause over here and read the whole poem. Let me read here once for you. My mother bore me in the southern wild, and I am black, but oh, my soul is white. White as an angel is the English child, but I am black as if bereaved of light. My mother taught me underneath a tree, and sitting down before the heat of day, she took me on her lap and kissed me, and pointing to the east began to say, look on the rising sun, there God does live, and gives his light and gives his heat away, and flowers and trees and beasts and men receive comfort in morning joy in the noonday, and we are put on earth a little space that we may learn to bear the beams of love, and these black bodies and this sunburnt face is but a cloud and like a shady grove. यहाँ पर विलियम ब्लेक ने एक सीन दिखाया है जिसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जिसमें एक मदर है और वो अपने बच्चे को समझा रही है कुछ। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट विलियम ब्लेक. His lifespan was from 1757 to 1827, and he was an English poet, painter, and printmaker. He reverent of the Bible, but hostile to the Church of England. Actually, वो बाइबल में बिलीव करते थे, लेकिन इंग्लैंड के चर्चेज में इतना ज़्यादा उनका बिलीव नहीं था. तो विलियम कभी भी स्कूल नहीं गए थे. उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो उनकी मदर द्वारा की गई थी. जो ब्लेक है वो स्लेवरी से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और वो रेशियल और सेक्सुअल इक्वालिटी में बिलीव करते थे. मतलब कि काले गोरे का भेदभाव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था. वो सबको समान मानते थे और चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो वो सबको इक्वल मानते थे. So the summary of the poem is Little Black Boy is a poem by British poet William Blake, and it was included in the publication of Songs of Innocence, which was published in 1789. इस पोएम में हमें बताया हुआ है कि रेशियल इक्वालिटी होनी चाहिए और यहाँ पर अर्दली आइडेंटिटी को टेम्परेरी बताया गया है. मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारी इस धरती पर हमारी आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है वो सिर्फ टेम्परेरी है. ओके,
और हम लोग जितने भी हैं, हम भगवान की आंखों में सब इक्वल हैं। सो ऑल आर वर्दी ऑफ गॉड्स डिवाइन लव, कि भगवान का प्यार सबको बराबर मिलता है। दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम। सो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर ब्लैक स्किन का बच्चा है उसको उसकी मम्मी समझा रही है कि भगवान की नज़र में सब इक्वल हैं, और यहाँ पर जो हमारी स्किन कलर है वो एक हमारी टेम्परेरी आइडेंटिटी है। जब भगवान के सामने हम जाएंगे बाद में तो हम सब इक्वल होंगे, हमारी सबकी सोल जो है वो एक ही कलर की होगी। और यही बात वो अपने एक वाइट स्किन फ्रेंड को समझा रहा है। सो यहाँ पर एक सीरीज बनी हुई है, हायरार्किकल ऑर्डर बना हुआ है कि माँ जो है वो अपने ब्लैक स्किन बेटे को समझा रही है, और वो ब्लैक स्किन जो बेटा है वो अपने फ्रेंड जो कि वाइट स्किन का है उसको समझा रहा है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। The little black boy was born in, so we all know when we read the poem, so we got to know that he was born in the southern wild. Next question is, the little black boy wished that he could be white. Okay, तो वो ये विश करता है कि मेरी स्किन वाइट कलर की होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102। The mother of the little black boy says God put people on earth to learn to endure his love, ताकि वो उसके प्यार को सहन कर सके। मतलब यहाँ पर क्या है कि वो कह रहा है कि जिस जिसके ऊपर सनलाइट पड़ती है वो ज़्यादा काला होता है। मतलब उसकी माँ ने उसको उस तरीके से समझाया कि तुम काले इसलिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा प्यार है भगवान का। ओके, क्योंकि सन तुम्हारे ऊपर ज़्यादा पड़ा है इसलिए तुम्हें ज़्यादा प्यार मिला है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन फर्स्ट है इज द करेक्ट वन। मतलब कि बहुत मुश्किलों के बाद भी गॉड का जो लव है उस पर टिके रहना या उसको सहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103। द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज हिज डार्क स्किन एंड फेस आर, तो उसने क्या कहा था कि मेरा जो डार्क स्किन और फेस है वो क्या है, एक क्लाउड है। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसने बोला था कि ये सिर्फ एक क्लाउड है और जब हम भगवान के सामने जाएंगे तो वो हमारा स्किन कलर जो वो सेम हो जाएगा, लाइक कोई काला या कोई सफेद नहीं होगा, सबका एक ही कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104। द फ्रेज लाइक अ शेडी ग्रूव इज, अब ये जो फ्रेज है लाइक अ शेडी ग्रूव वो क्या है, मेटाफर है, सिम्बली है, एलिट्रेशन है या फिर पर्सोनिफिकेशन है। तो हम जैसे ही देखते हैं लाइक है तो मतलब ये सिम्बली है। ओके, जहाँ पर लाइक और एज यूज होता है वो क्या होती है, सिम्बली होती है। क्वेश्चन नंबर 105। थ्रू द फ्रेज एज इफ bereaved ऑफ लाइट द पोएट हिंट्स एट, तो जो फ्रेज है एज इफ bereaved ऑफ लाइट, bereaved मीन्स के वंचित रह जाना, जो लाइट से वंचित रह जाते हैं, तो उस फ्रेज का क्या मतलब है पोएट के हिसाब से, वो किस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। क्या वो ये कह रहे हैं कि जो लाइट से वंचित रह जाते हैं उनकी लो सेल्फ स्टीम होती है, एस्टीम मीन्स कि उनका अपना कोई सम्मान नहीं होता, या फिर ऑप्शन 2 में दिया हुआ लैक ऑफ होप फॉर द फ्यूचर, कि वो लोग वो होते हैं जिनमें कोई उम्मीद नहीं होती और फ्यूचर के लिए कोई होप नहीं होती, या फिर वो किसी बॉय के कलर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बट यहाँ पर जो पोइट का मतलब है इस फ्रेज से वो इन तीनों से ही है, जो भगवान की लाइट से वंचित रह गए हैं उनका कोई सम्मान नहीं होता है और ना ही वो उनमें कोई होप होती है, और उनके कलर की तरफ भी जो पोइट है वो इंडिकेट कर रहा है इस फ्रेज से। ओके, ये हमारे लास्ट 15 क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड हैं हमारे पैडागॉजी डेवलपमेंट पे। तो ये आपको तभी आएंगे जब आपने पहले वाले वीडियोस अच्छे से समझी होंगी। So the first question is 106. Iconic mode of learning is based on the system of using. जो सबसे अच्छा आइकनिक मोड ऑफ लर्निंग है वो कौन सा होता है कि जिसमें हम इमेजेस और डायग्राम्स के थ्रू बच्चे को समझाएं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 इज while reading for comprehension we understand that some pairs are examples of homographs. Which one of the following is a homograph? होमोग्राफ मतलब होता है कि जो वर्ड्स देखने में और स्पेलिंग में सेम है लेकिन उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर होमोग्राफ का एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, सेकंड ऑप्शन है लीड ऑन लीड, दोनों वर्ड सेम है, दिखने में भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन इनकी मीनिंग जो है यहाँ पर अलग है। जैसे कि फर्स्ट इसमें लीड का मतलब मेटल भी हो सकता है और लीड जो है वो एक डायरेक्शन भी हो सकती है, लाइक जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं तो उसको भी हम लीड कहते हैं। So the correct answer is option 2 because it is the appropriate example of homograph. Next question is 108.
अ साइट वर्ड इज अ वोकैबुलरी आइटम। तो जो साइट वर्ड होता है वो कैसा वोकैबुलरी आइटम होता है? साइट वर्ड हम उसे कहते हैं कि जिसको देखते ही हम रिकॉग्नाइज कर लें और उसका मीनिंग जो है हमें अपने आप आ जाए और उसमें हमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना देखनी पड़े। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं इसमें, क्योंकि साइट वर्ड का मतलब ही ऑप्शन 3 में ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल? तो प्राइमरी लेवल पे आप ग्रामर कैसे समझाते हैं? सो ऑप्शन 3 इंडक्टिव मेथड इज द करेक्ट आंसर। ग्रामर आप उनको सीधे सीधे तो रूल्स नहीं बताते हैं, आप उनको थोड़े से पहले उनके बारे में बताते हैं और तब कहीं जाके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और तब आप ग्रामर का रूल समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 110, फ्लावर एंड हेज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल्स? तो फ्लावर एंड हेज का मतलब होता है कि जहाँ पर आपको बहुत अच्छी राइटिंग के बारे में बताया जा रहा हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, जिस स्किल की बात करते हैं हम, फ्लावर एंड हेज का मतलब होता है राइटिंग, अ वेरी गुड राइटिंग। सो फ्लावर एंड हेज जो है वो एक कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ राइटिंग है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111, फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। सो फंक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो किसी भी भाषा में किसी वाक्य के नियमों की व्यवस्था है उनको बनाए रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जितने भी बाकी ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो तीनों ही ऐसे हैं जो कि आपके किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन एंड जो है वो एक फंक्शन वर्ड यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे स्ट्रक्चर में हेल्प करता है और किसी भी सेंटेंस में अगर हम एंड यूज़ करें तो वो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? रिव्यू से आपका क्या तात्पर्य है? तो रिव्यू का मतलब होता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन, मतलब क्रिटिकली हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, किसी चीज़ को जज कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को हम चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स। तो आंसर इज लेक्सिकल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स मतलब होते हैं जो हमारे सेंटेंस को एक मीनिंग देते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्टर्स या फिर ग्रामेटिकल वर्ड्स और बाकी एम्प्टी वर्ड्स जो हमारे सेंटेंस को मीनिंग नहीं दे सकते, ओनली जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं वही हमारे कंटेंट वर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि वही हमारे किसी सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन, क्लोज मीन्स। क्लोज का मतलब होता है मिसिंग पार्ट। ओके, तो यहाँ पर तो आपको देखो मीनिंग्स पता होने चाहिए, तभी आप इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, इंग्लिश हो या हिंदी लैंग्वेज हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 115, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज। तो जो लास्ट स्टेज होती है राइटिंग की वो होती है एडवांस्ड राइटिंग, बाकी तो सब हमारी लास्ट स्टेज नहीं कहलाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116 एंड द क्वेश्चन इज द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड्स इज। तो क्या प्रोसीजर होता है अल्फाबेटिक मेथड का? तो सबसे पहले हम लेटर्स पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं उन लेटर्स से, और उसके बाद हम फ्रेजेस और उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। बाकी जो भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सीक्वेंस है वो इनकरेक्ट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 117, यू आस्क व्हाट हैज माय गवर्नमेंट डन फॉर यू? आई कैन आंसर इन 2 words a lot। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सी सेंस में है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिट्रिकल सेंस में है। रिट्रिकल मीन्स जो किसी को इन्फ्लुएंस करे या फिर जो इफेक्टिव हो। तो यहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मैनर में इस सेंटेंस को बोला गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सो द सेंटेंस और द क्वेश्चन आस्क्ड ओवर हियर इज इन रिट्रिकल फॉर्म। Next question is 118. According to the observation in the National Curriculum Framework NCF 2005, English is a dash language in India. So यहाँ पर सबको पता है इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है इंडिया में। Next question is 119. Read the exchange. Teacher, shall we go out to the garden and find out the names of those flowers near the corridor? Student: yes, yeah. Teacher: yes ma'am, please. Here the teacher relates language function with politeness. The first option is कि वो जो है बच्चों का सेंटेंस को रिपीट करके क्या कर रही है, बच्चों को बता रही है कि इस तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज को बोलना चाहिए। तो ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर पोलाइट मैनर में टीचर जो समझाने की कोशिश कर रही है कि अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से यूज करना चाहिए।
Now let's come to the next question, 120 question. Which one of the following helps in learning the second language without using the printed text? तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि सेकेंड लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, अगर हम प्रिंटेड टेक्स्ट के अलावा कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लैंग्वेज इमर्जन. बिकॉज प्रिंटेड टेक्स्ट के अलावा अगर हम किसी लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं तो डीपली उसके बारे में हम जानेंगे, तभी उसको हम समझ पाएंगे. हम ना तो उसको नेचुरल अप्रोच से समझ सकते हैं, ना ही ग्रामर से, ना ही सिचुएशनल अप्रोच से. तो डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस लैंग्वेज की, तभी हम उसको समझ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू अगेन.